हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पे। आज इस वीडियो में एनसीईआरटी सार संग्रह देखने वाले हैं और एनसीईआरटी सार संग्रह में देखेंगे पॉलिटी का पार्ट 1 हो चुका है। अगर आपने नहीं देखा है तो उसका लिंक जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी, वहाँ से आप लोग देख सकते हैं। फिलहाल पार्ट 2 देखते हैं। इसे स्टार्ट करते हैं। उस वीडियो में भारतीय राज्य व्यवस्था हो चुका था। इसके साथ ही संविधान के विभिन्न प्रावधान व उनके स्रोत, भारतीय संविधान के भाग, भारतीय संविधान में अनुसूचियाँ, ये सब पिछले वाले वीडियो में ही देख लिए थे। भारतीय संविधान की विशेषता, 7वीं अनुसूची के प्रमुख विषय और उद्देशिका को भी देख लिए थे, लेकिन इस वीडियो में उद्देशिका से ही स्टार्ट करेंगे। चलिए सबसे पहले स्टार्ट करते हैं प्रस्तावना उद्देशिका। इसे याद करेंगे क्योंकि यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं। हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभु संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा उनके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, कितने प्रकार के न्याय की चर्चा है तो 3 प्रकार के न्याय की चर्चा है, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, 5 प्रकार के स्वतंत्रता की चर्चा है। कौन कौन सा? विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा और अवसर की समता प्राप्त कराने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने वाली बहुमत बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर अपनी इस संविधान सभा में आज तारीख 26 नवंबर 1949 ईस्वी मिति मार्च शुक्ल सप्तमी संवत 2006 विक्रमी को एतद द्वारा इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मसमर्पित करते हैं। एक बार फिर से याद करिएगा। हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभु संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा और अवसर की समता प्राप्त कराने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने वाली बहुमत बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर अपने इस संविधान सभा में आज तारीख 26 नवंबर 1949 ईस्वी मिति मार्च शुक्ल सप्तमी संवत 2006 विक्रमी को एतद द्वारा इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मसमर्पित करते हैं। नेक्स्ट है संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव कब प्रस्तुत किया गया? 13 दिसंबर 1946 को। भारतीय संविधान का कौन सा भाग भारत को एक धर्मनिरपेक्ष राज्य के रूप में वर्णित करता है? तो संविधान की प्रस्तावना। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में भारत को एक प्रभु संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य के रूप में घोषित किया गया है। सर्वोच्च न्यायालय द्वारा ऐसा किस वाद में कहा गया है कि अनुच्छेद 368 के अंतर्गत संविधान की प्रस्तावना में भी संशोधन किया जा सकता है, परंतु यह मूल ढांचे का उल्लंघन करने वाला नहीं होना चाहिए? यह हो जाएगा केशवानंद भारतीयवाद 1973। संविधान संबंधी विचार यहाँ पे दिए गए। चलिए स्टार्ट करते हैं इसे भी। उद्देशिका को के मुंशी ने राजनीतिक जन्मपत्री कहा था। के मुंशी ने उद्देशिका को क्या कहा? तो राजनीतिक जन्मपत्री। ठाकुरदास भार्गव ने संविधान की आत्मा कहा है। ठाकुरदास भार्गव ने संविधान की आत्मा उद्देशिका को कहा है। वही N.A. पालकीवाला ने संविधान का परिचय पत्र कहा है। अनुच्छेद 32 संवैधानिक उपचारों का अधिकार को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने संविधान का हृदय एवं आत्मा कहा है। सर अर्नेस्ट वाकर ने प्रस्तावना को संविधान का परिचय पत्र कहा है। संविधान का परिचय पत्र किसने कहा? तो सर अर्नेस्ट वाकर ने। आगे बढ़ते हैं। गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्य के मामले में न्यायमूर्ति M. हिदायतुल्लाह ने उद्देशिका को संविधान की मूल आत्मा कहा है। कौन? तो न्यायमूर्ति M. हिदायतुल्लाह ने गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्य के मामले में उद्देशिका को संविधान की मूल आत्मा कहा है। आगे बढ़ते हैं। भारत के संदर्भ में पथ निरपेक्ष शब्द का सही भाव क्या है? भारत के संदर्भ में पथ निरपेक्ष शब्द का सही भाव क्या है? तो भारत में राज्य का कोई पथ या धर्म नहीं है। उद्देशिका में सम्मिलित सामाजिक, आर्थिक व राजनीतिक न्याय के तत्व किससे संबंधित हैं? 1917 के रूसी क्रांति से। उच्चतम न्यायालय ने किस वाद में यह धारणा प्रस्तुत की कि उद्देशिका संविधान का अभिन्न अंग है? यह हो जाएगा HR बम्बई बनाम यूनियन ऑफ इंडिया। सभी व्यक्ति पूर्णतः और समान रूप से मानव हैं, यह सिद्धांत कहलाता है। यह कहलाता है सार्वभौमिकता का सिद्धांत। सार्वभौमिकता का सिद्धांत। भारत में लौकिक सार्वभौमिकता है क्योंकि संविधान की प्रस्तावना आरंभ होती है हम भारत के लोग शब्दों से। लोक कल्याण शब्द भारत के संविधान की उद्देशिका में नहीं है, बल्कि यह राज्य के नीति निर्देशक तत्व का भाग है। किस संशोधन के द्वारा भारतीय संविधान की उद्देशिका में संशोधन किया गया था? तो यह हो जाएगा 42वां संविधान संशोधन के द्वारा। किस संविधान संशोधन के द्वारा भारतीय संविधान की उद्देशिका में संशोधन किया गया? तो 42वां संविधान संशोधन 1976 के द्वारा। नेक्स्ट है भारतीय संविधान की प्रस्तावना में जिन आदर्शों एवं उद्देश्यों की रूपरेखा दी गई है उनका विस्तार कहाँ है? तो मूल अधिकार, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत एवं मौलिक कर्तव्य के अध्याय में। राज्य का सबसे महत्वपूर्ण तत्व क्या है? राज्य का सबसे महत्वपूर्ण तत्व क्या है? तो यह हो जाएगा संप्रभुता। संप्रभुता।
नेक्स्ट है समाजवादी, अखंडता तथा पंथ निरपेक्ष शब्द संविधान की प्रस्तावना में किस संशोधन के सम्मिलित किए गए थे? तो हो जाएगा 42वां संविधान संशोधन के द्वारा। समाजवादी, अखंडता तथा पंथ निरपेक्ष शब्द संविधान की प्रस्तावना में किस संशोधन के द्वारा सम्मिलित किए गए थे? तो 42वां संविधान संशोधन के द्वारा। उद्देशिका को राजनीतिक जनपत्री की संज्ञा किसने दी थी? के.एम. मुंशी ने। के.एम. मुंशी ने। प्रस्तावना संविधान का अंग नहीं है, उच्चतम न्यायालय ने यह मत किस वाद में व्यक्त किया था? प्रस्तावना संविधान का अंग नहीं है, उच्चतम न्यायालय ने यह मत किस वाद में व्यक्त किया था? तो बेरूवारी संघ मामले में 1960 ईस्वी में। संविधान निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले संविधान सभा के सदस्य सर अलादी कृष्ण स्वामी अय्यर के अनुसार संविधान की प्रस्तावना हमारे दीर्घकालिक सपनों का विचार है। दीर्घकालिक सपनों का विचार किसने कहा था? तो सर अलादी कृष्ण स्वामी अय्यर ने। आगे बढ़ते हैं, आगे क्या दिया गया? संघ एवं राज्य क्षेत्र। अनुच्छेद 1(3) भारत के राज्य क्षेत्र में सम्मिलित क्षेत्र शामिल होंगे। राज्य के राज्य क्षेत्र, संघ राज्य क्षेत्र और ऐसे अन्य राज्य क्षेत्र जो अर्जित किए जाएं। आगे है भारतीय संघ के अंतर्गत किसी राज्य को सम्मिलित करने का अधिकार किसे प्राप्त है? भारतीय संघ के अंतर्गत किसी राज्य को समर्पित करने का अधिकार किसे प्राप्त है? संसद को। नेक्स्ट है संविधान की प्रथम अनुच्छेद के अनुसार भारत होगा राज्यों का संघ होगा। भारत में कितने राज्य एवं संघीय प्रदेश हैं? तो वर्तमान में 28 राज्य और 8 संघीय प्रदेश हैं, जिसमें राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र भी सम्मिलित हैं। लोकसभा में केंद्र शासित प्रदेश के लिए अधिकतम कितनी सीटें आरक्षित हैं? लोकसभा में केंद्र शासित प्रदेश के लिए अधिकतम कितनी सीटें आरक्षित हैं? तो 20। 2 पृथक केंद्र शासित प्रदेशों के रूप में जम्मू कश्मीर का विभाजन कब किया गया? तो 31 अक्टूबर 2019 को। संघ एवं इसके राज्य क्षेत्रों से संबंधित अनुच्छेद दिए गए हैं। अनुच्छेद 1 में है संघ के क्षेत्र का नाम है। अनुच्छेद 2 नए राज्यों के प्रवेश अथवा स्थापना का संसद का अधिकार। अनुच्छेद 3 नए राज्यों के स्थानों तथा वर्तमान राज्यों के क्षेत्रफल, सीमा अथवा नामों में परिवर्तन। अनुच्छेद 3 में। अनुच्छेद 4 में है अनुच्छेद 2 और 3 के अंतर्गत बनाए गए कानून जिनके द्वारा पहली तथा चौथी अनुसूची एवं पूरक अनुसांगिक एवं अनुवर्ती मामले में संशोधन किया जा सके। आगे बढ़ते हैं, आगे क्या दिया गया? क्षेत्रीय परिषद दिया गया। इसके पहले यहाँ पे कुछ दिया गया, उसे देख लेते हैं। नए राज्य के गठन की शक्ति किसे प्राप्त है? नए राज्य के गठन की शक्ति किसे प्राप्त है? यह प्राप्त है संसद को। राज्यों के पुनर्गठन से संबंधित फजल अली आयोग का गठन कब किया गया था? फजल अली आयोग का गठन हुआ था वर्ष 1953 में। भाषाई आधार पर भारत में सर्वप्रथम किस राज्य का गठन किया गया? आंध्र प्रदेश को। राज्य पुनर्गठन आयोग ने 1 नवंबर 1956 को कितने राज्य तथा केंद्र शासित प्रदेश बनाए थे? 1 नवंबर 1956 को 14 राज्य बने थे और 6 संघ शासित प्रदेश बने थे। सिक्किम भारत का एक पूर्ण राज्य किस वर्ष बनाया गया था? सिक्किम 36वां संविधान संशोधन के अंतर्गत वर्ष 1975 में। भारत में केंद्र शासित प्रदेशों का प्रशासन किसके द्वारा किया जाता है? भारत में केंद्र शासित प्रदेशों का प्रशासन राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। जूनागढ़ रियासत को जनमत संग्रह के आधार पर तथा हैदराबाद रियासत को सैन्य कार्यवाही के द्वारा भारत में शामिल किया गया था। जम्मू कश्मीर रियासत के शासक ने पाकिस्तानी सेना एवं काबलियाओं के आक्रमण से सुरक्षा सुनिश्चित करने हेतु भारत के साथ विलय पत्र पर हस्ताक्षर करके कश्मीर को भारत में सम्मिलित किया था। एक बार फिर से, जूनागढ़ रियासत को जनमत संग्रह के आधार पर, हैदराबाद रियासत को सैन्य कार्रवाई के द्वारा भारत में शामिल किया गया। वही जम्मू कश्मीर रियासत के शासक हरी सिंह ने पाकिस्तानी सेना एवं काबलियाई को आक्रमण से सुरक्षा सुनिश्चित करने हेतु भारत के साथ विलय पत्र पर हस्ताक्षर करके कश्मीर को भारत में सम्मिलित किया था। नेक्स्ट है, पहले की विशेष राज्यों को दर्जा दिया गया था। कब दर्जा दिया गया था? यहाँ से क्वेश्चन आता है। असम को 1969 में, असम और नागालैंड को 1969 ईस्वी में विशेष राज्य का दर्जा दिया गया था। असम और नागालैंड को। हिमाचल प्रदेश को 1971 ईस्वी में, वही मणिपुर को 1972 में। मणिपुर, मेघालय और त्रिपुरा, मणिपुर, मेघालय, त्रिपुरा को 1972 ईस्वी में विशेष राज्य का दर्जा दिया गया। वही सिक्किम को 1975-76 में, मिजोरम को 1986-87 में और अरुणाचल प्रदेश को भी 1986-87 में। एक बार फिर से स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा इसका। असम 1969, नागालैंड 1969 क्लियर। हिमाचल प्रदेश को 1971 में दिया गया विशेष राज्य का दर्जा। वही मणिपुर, मेघालय और त्रिपुरा को विशेष राज्य का दर्जा 1972 में। वही सिक्किम को 1975-76 और मिजोरम को 1986-87 और अरुणाचल प्रदेश को भी 1986-87 में विशेष राज्य का दर्जा दिया गया था। अब आगे दिया गया है क्षेत्रीय परिषद। यहाँ से भी बिहार दरोगा में क्वेश्चन आते ही हैं। उत्तरीय क्षेत्रीय परिषद का मुख्यालय कहाँ है? इसका जो हेड होते हैं यह गृह मंत्री होते हैं। उत्तरीय क्षेत्रीय परिषद का जो मुख्यालय हो जाएगा नई दिल्ली। केंद्रीय क्षेत्रीय परिषद प्रयागराज। पूर्वी क्षेत्रीय परिषद कोलकाता। पश्चिमी क्षेत्रीय परिषद मुंबई और दक्षिणी क्षेत्रीय परिषद कहाँ है? तो यह चेन्नई में है। उत्तरी क्षेत्रीय परिषद नई दिल्ली, केंद्रीय क्षेत्रीय परिषद प्रयागराज,
पूर्वी क्षेत्रीय परिषद कोलकाता और पश्चिमी क्षेत्रीय परिषद मुंबई, दक्षिणी क्षेत्रीय परिषद चेन्नई है। आगे दिया गया है उत्तरी क्षेत्रीय परिषद में कौन कौन सा सम्मिलित राज्य एवं संघ शासित प्रदेश है। उत्तरी क्षेत्रीय परिषद की बात की जाए जिसका जो मुख्यालय नई दिल्ली में है, और उत्तरी क्षेत्रीय परिषद में कौन कौन सा आता है गौर करिएगा। जम्मू कश्मीर, लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, पंजाब, राजस्थान, दिल्ली और चंडीगढ़। क्लियर। केंद्रीय क्षेत्रीय परिषद का मुख्यालय प्रयागराज और इसके अंतर्गत राज्य आते हैं उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, मध्य प्रदेश तथा छत्तीसगढ़। आगे दिया गया है पूर्वी क्षेत्रीय परिषद। पूर्वी क्षेत्रीय परिषद का मुख्यालय कोलकाता और इसमें आता है बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल, ओडिशा और सिक्किम। आगे बढ़ते हैं पश्चिमी क्षेत्रीय परिषद मुंबई, इसका मुख्यालय गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, दादरा व नगर हवेली तथा दमन व दीव जो आते हैं ये आते हैं पश्चिमी क्षेत्रीय परिषद में। वही दक्षिण क्षेत्रीय परिषद का मुख्यालय चेन्नई, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, तमिलनाडु, केरल, पुडुचेरी और तेलंगाना। क्लियर। स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो ले लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं दिसंबर 1953 में फजल अली की अध्यक्षता में 3 सदस्यीय राज्य पुनर्गठन आयोग का गठन किया गया। फजल अली की अध्यक्षता में 1953 ईस्वी में। नेक्स्ट है भारत के 28 राज्य व केंद्र शासित प्रदेश। जिलों की संख्या भी दिया गया लेकिन थोड़ा सा यहाँ पे मिसप्रिंट हो चुका है, कोई नहीं, बस इसका राजधानी को देख लेते हैं, ऐसे तो याद होगा ही। राजस्थान की राजधानी जयपुर, राजस्थान की राजधानी जयपुर, भोपाल का मध्य प्रदेश, राजस्थान का जयपुर, मध्य प्रदेश का भोपाल, महाराष्ट्र का मुंबई, उत्तर प्रदेश का लखनऊ, गुजरात का गांधीनगर, कर्नाटक का बेंगलुरु, आंध्र प्रदेश का अमरावती, आंध्र प्रदेश की राजधानी अमरावती, ओडिशा भुवनेश्वर, छत्तीसगढ़ रायपुर, तमिलनाडु चेन्नई, बिहार पटना, पश्चिम बंगाल कोलकाता, अरुणाचल प्रदेश का ईटानगर, झारखंड का रांची, असम दिसपुर, हिमाचल प्रदेश का शिमला या धर्मशाला, उत्तराखंड देहरादून या फिर गैरसैंण, पंजाब की राजधानी चंडीगढ़, हरियाणा चंडीगढ़, केरल तिरुवनंतपुरम, मेघालय की राजधानी शिलोंग, मणिपुर इम्फाल, मिजोरम आइजोल, नागालैंड की राजधानी कोहिमा, त्रिपुरा अगरतला, सिक्किम गंगटोक, गोवा का पणजी, तेलंगाना का हैदराबाद। क्लियर। आगे बढ़ते हैं। टोटल 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं, इसे भी देख लीजिए। अंडमान व निकोबार द्वीप समूह का जो राजधानी यह पोर्ट ब्लेयर है और जिलों की संख्या 3 है। चंडीगढ़ की राजधानी चंडीगढ़ 1 जिला, दादरा व नगर हवेली तथा दमन व दीव की राजधानी कहाँ है, क्या हो जाएगा दमन। इसमें टोटल 3 जिले हैं। दिल्ली की राजधानी नई दिल्ली हो जाएगा, नई दिल्ली, और इसमें जिलों की संख्या कितनी है तो 11 है। लक्षद्वीप की राजधानी कवरत्ती हो जाएगा, 1 जिला है। पुदुचेरी का पुदुचेरी, जम्मू कश्मीर का श्रीनगर या जम्मू, लद्दाख का लेह हो जाएगा। क्लियर। नेक्स्ट है भारत का सबसे बड़ा जिला कच्छ है जो कि गुजरात में स्थित है, 45,652 वर्ग किलोमीटर में यह फैला हुआ है। और सबसे छोटा जिला की बात की जाए तो यह माहे हो जाएगा, माहे, जो कि पुदुचेरी में स्थित है। इसका क्षेत्रफल 9 वर्ग किलोमीटर ही है। आगे बढ़ते हैं। नागरिकता के बारे में चर्चा किया गया है। भाग 1 हमने कंप्लीट कर लिया, अब हम लोग भाग 2 में प्रवेश करने वाले हैं। भारतीय नागरिकता प्राप्ति हेतु 5 प्रकार दिए गए हैं। एक है जन्म से, दूसरा है वंशाधिकार से, तीसरा है पंजीकरण द्वारा, चौथा है देशीकरण और 5वां है भूमि के अर्जन के द्वारा। नेक्स्ट है भारतीय संविधान किस प्रकार की नागरिकता प्रदान करता है। भारतीय संविधान किस प्रकार की नागरिकता प्रदान करता है तो एकल नागरिकता। संयुक्त राज्य अमेरिका ने दोहरी नागरिकता के सिद्धांत को अपनाया है। नागरिक संशोधन अधिनियम 2019 में किन देशों के हिंदू, बौद्ध, सिख, जैन, पारसी तथा ईसाई नागरिकों को भारत की नागरिकता प्रदान करने का प्रावधान है। यहाँ से बीपीएससी में क्वेश्चन आया है। नागरिक संशोधन अधिनियम 2019 में किन देशों के हिंदू, बौद्ध, सिख, जैन, पारसी तथा ईसाई नागरिकों को भारत की नागरिकता प्रदान करने का प्रावधान है। तो हो जाएगा पाकिस्तान, बांग्लादेश तथा अफगानिस्तान, जबकि मुस्लिमों को नहीं है। भारतीय नागरिक की नागरिकता किस आधार पर समाप्त हो सकती है तो परित्याग के द्वारा, पर्यावसान के द्वारा तथा वंचना के आधार पर। परित्याग, पर्यावसन तथा वंचना के आधार पर। भारत से बाहर लगातार कितने वर्ष तक रहने पर भारतीय नागरिकता समाप्त कर दी जाएगी तो 7 वर्ष तक भारत से अगर बाहर रहते हैं तो नागरिकता समाप्त कर दी जाएगी। प्रवासी भारतीय दिवस कितने समयांतराल पर मनाया जाता है। प्रवासी भारतीय दिवस कितने समयांतराल पर मनाया जाता है तो प्रति 2 वर्षों पर। नेक्स्ट है नागरिकता से संबंधित प्रमुख अनुच्छेद की बात की जाए तो अनुच्छेद नंबर 5 को देखिएगा। संविधान लागू होने के समय नागरिकता, जब 1947 में संविधान लागू हुआ था, संविधान लागू होने के समय नागरिकता कब लागू किया गया था पूर्ण रूप से, क्या लागू किया गया था 26 जनवरी 1950।
पाकिस्तान से भारत को प्रव्रजन करने वाले व्यक्तियों को नागरिकता का अधिकार, भारत से पाकिस्तान से भारत आए को नागरिकता दिया गया था अनुच्छेद 6 के द्वारा। पाकिस्तान से प्रव्रजित व्यक्तियों की नागरिकता का अधिकार। साथ में क्या है, साथ में हो जाएगा पाकिस्तान से भारत आए और भारत से फिर पाकिस्तान गए, फिर पाकिस्तान से फिर भारत आए, उसे नागरिकता। साथ में 8 है भारतीय मूल के उन लोगों के नागरिकता अधिकार जो भारत के बाहर रह रहे हैं। 9 जिस व्यक्ति ने स्वेच्छा से विदेशी नागरिकता प्राप्त कर ली है उसकी भारतीय नागरिकता समाप्त मानी लिया जाएगा। और अनुच्छेद 10 में नागरिकता संबंधी अधिकारों की निरंतरता, संसद द्वारा कानून बनाकर नागरिकता अधिकारों का नियमन अनुच्छेद 11 में है। क्लियर, एक बार फिर से देख लीजिएगा आप लोग। मैं आगे बढ़ती हूँ। लक्ष्मीमल सिंघवी समिति किससे संबंधित है, तो लक्ष्मीमल सिंघवी समिति का संबंध हो जाएगा दोहरी नागरिकता से। किसी व्यक्ति द्वारा भारतीय बैंकों में धन जमा करके भारत की नागरिकता नहीं प्राप्त की जा सकती है। गौर करिएगा, किसी व्यक्ति द्वारा भारतीय बैंक में अगर धन जमा कर लिया है इसके द्वारा नागरिकता नहीं प्राप्त की जा सकती है। भारतीय संविधान में एकल नागरिकता का प्रावधान किस देश से लिया गया है, तो ब्रिटेन के संविधान से। भारतीय मूल के व्यक्ति का कार्ड धारक भारत में नहीं खरीद सकता, भारतीय मूल के व्यक्ति का कार्ड धारक भारत में नहीं खरीद सकता, क्या हो जाएगा, कृषि भूमि, कृषि भूमि। आगे है NRI, PIO और OCI कार्ड धारक में तुलना। चलिए इसे देखते हैं, यहाँ से बहुत ज़्यादा ही कन्फ्यूजन होता है। परिभाषा दिया गया है, भारतीय नागरिक जो साधारणतः भारत के बाहर निवास करता है भारतीय पासपोर्ट धारक NRI कहलाता है। NRI किसे कहते हैं, भारतीय नागरिक जो साधारण भारत के बाहर, साधारणतः भारत के बाहर निवास करता है भारतीय पासपोर्ट धारक होता है NRI। ये भारतीय नागरिक हैं, इनको क्या होने प्राप्त होगा, तो सभी लाभ जो समानता भारतीय नागरिक को प्राप्त होते हैं जो NRI होते हैं। वीज़ा इन्हें नहीं दिया जाता है, मताधिकार दे दिया गया है, मताधिकार का अधिकार इन्हें दे दिया गया है। आगे है PIO। PIO क्या होता है, तो स्वयं व्यक्ति या उसका कोई पूर्वज भारतीय नागरिक रहा है, वह वर्तमान में अन्य देश की नागरिकता प्राप्त है जिसका पासपोर्ट धारक है। आगे है भारत में कम से कम 7 वर्षों के निरंतर निवास के आधार पर आवेदन कर सकता है। आमी नागरिकता की हर्ताएँ इसके पास है, भारत में कम से कम 7 वर्ष निरंतर अगर निवास करता है तो इसे आवेदन दे सकता है नागरिकता के लिए। प्राप्त होने वाले लाभ, तो कोई विशेष लाभ नहीं है, वीज़ा हाँ दिया जा सकता है, मताधिकार का अधिकार नहीं। आगे है OCI, एक व्यक्ति जो विदेशी भारतीय नागरिक कार्ड धारक हो, एक व्यक्ति जो विदेशी भारतीय नागरिक कार्ड धारक हो तथा नागरिक अधिनियम 1955 के अंतर्गत पंजीकृत हो। भारत संविधान लागू होने या उसके बाद भारतीय नागरिक तथा उस भूभाग का निवासी जो स्वतंत्रता के बाद भारत का अंग बना। संविधान लागू होने या उसके बाद भारतीय नागरिक था तथा उस भूभाग का निवासी जो स्वतंत्रता के बाद भारत का अंग बना हो। एक बार फिर से देख लीजिएगा, बहुत कन्फ्यूजन इसमें मुझे हो रहा है। एक FRRO व FRO वाले लाभ के साथ पंजीयन से छूट भारत में कितनी भी अवधि तक ठहराव के लिए जीवन भर बिना वीज़ा आ सकता है और इसे जीवन भर बिना वीज़ा के आ सकता है, इसे मताधिकार का अधिकार नहीं दिया गया है। क्लियर। LM सिंघवी की अध्यक्षता में गठित समिति ने प्रतिवर्ष 9 जनवरी को प्रवासी भारतीय दिवस मनाने की अनुशंसा की। किसने, तो LM सिंघवी की अध्यक्षता में गठित समिति ने 9 जनवरी को प्रवासी भारतीय दिवस मनाने की अनुशंसा की थी। आगे दिया गया है मूल अधिकार, इसमें कन्फ्यूजन हुआ होगा, आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लेंगे। मैं आगे बढ़ती हूँ। NRI, PIO, OCI से क्वेश्चन आते हैं। आगे दिया गया है मूल अधिकार के बारे में, फंडामेंटल राइट्स के बारे में। भारतीय संविधान के किस भाग के अंतर्गत नागरिकों को मौलिक अधिकार प्राप्त है, किया जाएगा भाग 3 अनुच्छेद 12 से लेकर के 35। संविधान द्वारा मौलिक अधिकारों को लागू करने की शक्ति किसे प्रदान की गई है, सर्वोच्च न्यायालय एवं उच्च न्यायालय को। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 13 संवैधानिक प्रावधानों का संसद, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 13 संवैधानिक प्रावधानों को संसद तथा राज्य विधानमंडल द्वारा बनाए गए नियमों या कानूनों में प्राथमिकता प्रदान करता है। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 13 संवैधानिक प्रावधानों को संसद तथा राज्य विधानमंडलों द्वारा बनाए गए नियमों या कानूनों पर प्राथमिकता प्रदान करता है। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 13 का मुख्य उद्देश्य किसके संदर्भ में संविधान की सर्वोच्चता सुनिश्चित करना है, तो मौलिक अधिकारों के। भारतीय संविधान में समानता के अधिकार का विस्तार किन अनुच्छेद में है, तो समानता के अधिकार का जो विस्तार है ये अनुच्छेद 14 से लेकर के 18 तक, वही 19 से लेकर के 22 तक स्वतंत्रता का अधिकार दिया गया है। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद विधि के समस्त समानता के अधिकार से संबंधित है, तो विधि के समस्त समानता अनुच्छेद 14, थोड़ा सा मिसप्रिंट है, सुन लीजिएगा। जन्म, लिंग, मूल वंश, जाति, धर्म आदि के आधार पर विभेद का प्रतिषेध अनुच्छेद 15 एक मूल अधिकार है जिसे समानता के अधिकार के अधीन वर्गीकृत किया गया है।
भारतीय संविधान की प्रस्तावना में प्रयुक्त समाजवाद शब्द का किस अनुच्छेदों के साथ समग्रता में रखकर सर्वोच्च न्यायालय द्वारा समान कार्य के लिए समान वेतन का मौलिक अधिकार प्रदान किया गया है? एक बार फिर से सुनिएगा। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में प्रयुक्त समाजवाद शब्द का किस अनुच्छेद के साथ समग्रता में रखकर सर्वोच्च न्यायालय द्वारा समान कार्य के लिए समान वेतन का मौलिक अधिकार प्रदान किया गया है? तो अनुच्छेद 14 तथा 16। अनुच्छेद 14 तथा 16। भारतीय संविधान के अनुच्छेदों में से कौन सा एक लोक नियोजन के विषय में भारत के सभी नागरिकों को अवसर की समानता की गारंटी प्रदान करता है? तो अवसर की समानता की गारंटी प्रदान करता है अनुच्छेद 16 के 1 और 16 का 2। 16 के का या खा समझे। आगे है संवैधानिक उपबंध। संवैधानिक उपबंध एक है केवल भारतीय नागरिकों को प्राप्त मूल अधिकार और एक जो है भारतीय में विदेशी नागरिकों को प्राप्त मूल अधिकार। यहाँ पे मेरी बात सुन लीजिएगा। केवल भारतीयों को जो मूल अधिकार प्राप्त है अनुच्छेद 15, 16, 19, 29 और 30, इसे बिल्कुल रट लीजिए। 15, 16, 19, 29, 30, इसमें जिस चीज़ की चर्चा की गई है वो केवल और केवल किसकी है? तो यह प्राप्त जो है यह सिर्फ इंडियन को ही है, भारत के नागरिक को ही प्राप्त है। आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे क्या दिया गया है याद रखिएगा। 15, 16, 19, 29, 30, यहाँ पे वही दिया गया है। केवल भारतीय नागरिकों को प्राप्त मूल अधिकार कौन कौन सा है? तो धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर विभेद का प्रतिषेध अनुच्छेद 15। लोक नियोजन के विषय में अवसर की समता अनुच्छेद 16। अनुच्छेद 19 में है वाक एवं अभिव्यक्ति शांतिपूर्ण एवं शस्त्र रहित सम्मेलन करने, संघ एवं सरकारी समिति बनाने, भारत के राज्य क्षेत्र में अबाध संचरण एवं बसने तथा व्यापार करने की स्वतंत्रता अनुच्छेद 19। नेक्स्ट है 29। अल्पसंख्यक वर्गों के हितों का संरक्षण 29 में है। शिक्षण संस्थाओं की स्थापना और प्रशासन करने का अल्पसंख्यक वर्गों का अधिकार अनुच्छेद 30 में वर्णन किया गया है। यह केवल और केवल किसे? भारतीयों को ही प्राप्त है। बाकी सब जो है जो भी बचा 15, 16, 19, 29, 30 के अलावा सभी को प्राप्त है, चाहे वो भारतीय हो या फिर विदेशी हो। विधि के समझ समानता और विधियों का समान संरक्षण अनुच्छेद 14। अपराधों के लिए दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण अनुच्छेद 20। जीवन का अधिकार अनुच्छेद 21। शिक्षा का अधिकार अनुच्छेद 21 के 1 या फिर ए। कुछ दशाओं में गिरफ्तारी एवं निरोध से संरक्षण अनुच्छेद 22। शोषण के विरुद्ध अधिकार 23, 24। धर्म एवं सांस्कृतिक स्वतंत्रता का अधिकार 25, 26, 27, 28। क्लियर। नेक्स्ट है संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत अस्पृश्यता का उन्मूलन किया गया है? अनुच्छेद 32 भी होना चाहिए था लेकिन यहाँ पे नहीं दिया गया है। आगे है संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत अस्पृश्यता का उन्मूलन किया गया है? तो अनुच्छेद 17। संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत अस्पृश्यता का उन्मूलन किया गया है? तो अनुच्छेद 17। संविधान में अस्पृश्यता परिभाषित नहीं है। अस्पृश्यता निवारण अधिनियम 1955 के अंतर्गत अस्पृश्यता को बढ़ावा देना एक दंडनीय अपराध है। अनुच्छेद 18 का संबंध किससे है? तो उपाधियों के अंत से। भारतीय संविधान में आर्थिक समानता समानता के मौलिक अधिकार में सम्मिलित नहीं है। यहाँ से क्वेश्चन आ चुका है बिहार द्वारा का प्रैक्टिस सेट में। भारतीय संविधान में आर्थिक समानता के मौलिक अधिकार में सम्मिलित नहीं है। आगे दिया गया है भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में वाक एवं अभिव्यक्ति स्वतंत्रता के मूल अधिकार का प्रावधान किया गया है? तो अनुच्छेद 19 में। भारत के संविधान में प्रेस की स्वतंत्रता का प्रत्यक्ष प्रावधान नहीं है, परंतु यह स्वतंत्रता किस अनुच्छेद में अंतर्निहित है? तो अनुच्छेद 19 के क में प्रेस की स्वतंत्रता अनुच्छेद 19 के क। आगे बढ़ते हैं। आगे दिया गया है अनुच्छेद 19 के अंतर्गत 6 स्वतंत्रताएं दिए गए हैं। कौन कौन सा है देखिएगा। अनुच्छेद 19 के क में है क्या? तो वाक और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता अनुच्छेद 1 में है। नेक्स्ट है शांतिपूर्ण हथियार रहित सम्मेलन का अधिकार अनुच्छेद 19 के बी। संगम या संघ या सहकारी समिति बनाने का अधिकार अनुच्छेद 19 का सी। भारत के राज्य क्षेत्र में आवागमन संचालन का अधिकार अनुच्छेद 19 के 4। और कोई भी रीति आजीविका व्यवसाय या व्यापार करने का अधिकार ये तो अनुच्छेद 6 में है। 6 को समाप्त कर दिया गया है। संपत्ति का अधिकार था अनुच्छेद 7 में है। और अनुच्छेद 5 में भारत के किसी भाग में निवास करने का अधिकार। देखिए गौर करेगा, मैं आप लोगों को बताती हूँ। 19 के क में क्या है? तो व्यक्ति की स्वतंत्रता है, प्रेस की स्वतंत्रता है। अनुच्छेद 19 के ख में क्या है? 2 में क्या है बताइएगा? तो सभा करने का अधिकार, सभा करने का। 3 में क्या है? तो संगठन बनाने का। 4 में चारों ओर घूमने का। 5 में क्या है? बसने का। 6 में क्या है? तो संपत्ति का, लेकिन हटा दिया गया है। 7 में क्या है? तो व्यवसाय करने का अधिकार है। सिंपल सी यही बात याद रखेंगे। 19 के 1 में है अभिव्यक्ति, 19 के 1 में अभिव्यक्ति। 19 के 2 में क्या है? सभा। 19 के 3
संगठन। 4 में चारों ओर कहीं घूमने का आज़ादी। 5 में क्या है, तो 5 में हो जाएगा बचने की स्वतंत्रता। 6 में क्या है, तो संपत्ति जिसे समाप्त कर दिया गया है। और 7 में क्या है, तो हो जाएगा व्यवसाय करने का अधिकार। क्लियर, बाकी ये सब अपना देख लीजिएगा, मैं शॉर्टकट में आप लोग को बता दी। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत यह प्रावधान किया गया है कि किसी अपराध के अभियुक्त को स्वयं अपने विरुद्ध गवाह बनाने के लिए वाद नहीं किया जा सकता। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में यह कहा गया है कि किसी अपराध के अभियुक्त को स्वयं अपने विरुद्ध गवाही नहीं देना है और इसके लिए वाद नहीं किया जा सकता? तो अनुच्छेद 20 के सी में। संविधान का कौन सा अनुच्छेद दोष सिद्धि के संबंध में अभियुक्तों को दोहरे दंड एवं स्व अभिशासन से संरक्षण प्रदान करता है? तो अनुच्छेद 20। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद व्यक्ति के विदेश यात्रा के अधिकार को संरक्षण प्रदान करता है? अनुच्छेद 21। मौलिक अधिकारों के अंतर्गत कौन सा अनुच्छेद बच्चों के शोषण के विरुद्ध प्रावधान से संबंधित है? अनुच्छेद 24। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 25 में प्रयुक्त हिंदू शब्द में बौद्ध, जैन और सिख धर्म सम्मिलित है। हिंदू शब्द में बौद्ध, जैन और सिख। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 32 के अंतर्गत कौन से अधिकार प्रवर्तित किए जा सकते हैं? तो मौलिक अधिकार। मौलिक अधिकार को संरक्षक कौन है? तो न्यायपालिका है। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 30 के क या वन अल्पसंख्यकों को अपनी रुचि के शिक्षण संस्थाओं को स्थापित एवं संचालित करने का अधिकार को संरक्षण प्रदान करता है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने मौलिक अधिकारों में से किसे संविधान का हृदय एवं आत्मा कहा? तो संवैधानिक उपचारों का अधिकार अनुच्छेद 32 में जिसकी चर्चा की गई है। अनुच्छेद 26 के अंतर्गत सभी धर्मावलंबियों को धार्मिक संस्था की स्थापना व धार्मिक कार्यों के प्रबंधन का अधिकार प्राप्त है, अनुच्छेद 26 के द्वारा। आगे क्या दिया गया है? व्यक्तिगत स्वतंत्रता के अधिकार के लिए कौन सी याचिका दायर की जा सकती है? व्यक्तिगत स्वतंत्रता के अधिकार के लिए कौन सी याचिका दायर की जा सकती है? तो बंदी प्रत्यक्षीकरण। संसद को मौलिक अधिकारों में संशोधन का अधिकार किस वाद में निर्णय के आधार पर प्राप्त हुआ? तो केशवानंद भारती बनाम केरलवाद। संपत्ति के मौलिक अधिकार को किस संविधान संशोधन के द्वारा मौलिक अधिकारों की श्रेणी से हटाकर केवल वैधानिक अधिकार बनाया गया? तो 44वां संविधान संशोधन 1978 द्वारा। वर्तमान समय भारतीय संविधान के अंतर्गत संपत्ति का अधिकार किस प्रकार के अधिकार है? तो वैधानिक अधिकार है। सूचना का अधिकार एक विधिक अधिकार है जो सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के माध्यम से प्रदान किया गया है। आर्थिक रूप से पिछड़े वर्ग इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन EWS को आरक्षण प्रदान करने के लिए संविधान में कौन से अनुच्छेद जोड़े गए? तो अनुच्छेद 15 का 6 तथा 16 का 6। EWS जो कि जनरल कैटेगरी वाले को दिया जाता है, लेकिन जनरल कैटेगरी वाले को तो दिया जाता है, लेकिन इसके पीछे बहुत ही ज़्यादा पंगा है, मेरा EWS नहीं बन पाया है। आर्थिक रूप से पिछड़े वर्ग को आरक्षण प्रदान करने के लिए संविधान कौन से अनुच्छेद जोड़े हैं? तो अनुच्छेद 15 का 6 तथा 16 का 6। 6 से 14 वर्ष की आयु के बच्चों को प्रदत्त शिक्षा का अधिकार किस प्रकार का अधिकार है? यह मूल अधिकार है। आगे है, आप लोग अगर EWS कोई स्टूडेंट बनवाए होंगे तो आप लोग कमेंट करके बताएंगे किस तरह से बनवाया जाता है, मेरा नहीं बन पाया है। भारतीय संविधान द्वारा प्रदत्त संवैधानिक उपचारों का अधिकार गैर नागरिकों को भी उपलब्ध है। भारतीय संविधान द्वारा प्रदत्त संवैधानिक उपचारों का अधिकार गैर नागरिकों को भी उपलब्ध है। कौन सा मूल अधिकार राष्ट्रीय आपातकाल अनुच्छेद 352 में भी समाप्त या सीमित नहीं किया जा सकता? तो हो जाएगा व्यक्तिगत स्वतंत्रता तथा जीवन का अधिकार। अनुच्छेद 20 और 21 को समाप्त नहीं किया जा सकता है। यहाँ पे व्यक्तिगत स्वतंत्रता दिया गया है और जीवन का अधिकार। बंधुआ मजदूर उन्मूलन अधिनियम संसद द्वारा किस वर्ष पारित किया गया? तो बंधुआ मजदूर अधिनियम पारित किया गया 1976 ईस्वी में। आगे मूल अधिकार और अनुच्छेद। समानता का अधिकार अनुच्छेद 14 से 18, स्वतंत्रता का अधिकार 19 से 22, शोषण के विरुद्ध अधिकार 23-24, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार 25 से 28, संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार 29-30, संवैधानिक उपचारों का अधिकार अनुच्छेद 32, संपत्ति का अधिकार 31 में था जिसे समाप्त कर दिया गया है, कानूनी अधिकार में डाल दिया गया है 300 के काम में 44वां संविधान संशोधन 1978 के द्वारा। क्लियर, आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट देखते हैं। अब है राज्य के नीति निर्देशक तत्व। राज्य के नीति निर्देशक तत्व को हम लोग अगले वीडियो में समाप्त करेंगे, नहीं तो मैं इसी में करवा देती हूँ, रुक जाइएगा। राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों को भारतीय संविधान में शामिल किए जाने का क्या उद्देश्य है? तो सामाजिक और आर्थिक लोकतंत्र को स्थापित करना। कल्याणकारी राज्य की संकल्पना का समावेश संविधान के किस भाग में किया गया है? तो राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों में भाग 4 में। भारतीय संविधान में किसके अंतर्गत पंचायती राज प्रणाली की व्यवस्था की गई है? तो हो जाएगा राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत DPSP पंचायती राज अनुच्छेद 40। समान आचार संहिता राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का भाग नहीं है, किंतु समान नागरिक संहिता नीति निर्देशक तत्व है।
समान आचार संहिता राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का भाग नहीं है, किंतु समान नागरिक संहिता नीति निर्देशक तत्व है। अनुच्छेद 44 में इसका वर्णन किया गया, गोवा में लागू है। नीति निर्देशक सिद्धांत वाद योग नहीं है, वाद योग नहीं है। इसके लिए हम लोग सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट नहीं जा सकते हैं। संविधान के किस अनुच्छेद में उद्योग के प्रबंधन में कर्मकारों की भागीदारी का प्रावधान किया गया है? तो अनुच्छेद 43 क में। भारत के संविधान में समान कार्य के लिए समान वेतन का अधिकार का प्रावधान कहाँ किया गया है? तो नीति निर्देशक सिद्धांत में। पुरुषों और स्त्रियों दोनों का समान कार्य के लिए समान वेतन राज्य के नीति के निर्देशक तत्वों में निहित है। पुरुषों और स्त्रियों दोनों का समान कार्य के लिए समान वेतन राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में निहित है। राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों में कौन सा अनुच्छेद अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा के संबंध से संबंधित है? अनुच्छेद 51। राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत एक ऐसा चेक है जो बैंक के सुविधानुसार अदा किया जा सकता है। यह कथन किसका है? DPSP एक ऐसा चेक है जो बैंक के सुविधानुसार अदा किया जाता है। यह कथन किसका है? तो KT शाह का, KT शाह का। यहाँ पे कुछ महत्वपूर्ण अनुच्छेद दिए गए हैं, उसे हम लोग देखेंगे। अनुच्छेद 36 से लेकर के 51 तक चर्चा किया गया है। भाग 4 में आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। अनुच्छेद 36 में नीति निर्देशक तत्वों के संदर्भ में राज्य की परिभाषा दिया गया है। अनुच्छेद 37 न्यायालय द्वारा प्रवर्तनीय नहीं होगा। अनुच्छेद 38 लोक कल्याण की अभिवृद्धि के लिए सामाजिक व्यवस्था बनाए रखना। अनुच्छेद 38 के 2 में है आय की असमानताओं को कम करने के लिए प्रयास करना। वेतन को एक समान रखना, आय की असमानताओं को कम करने का प्रयास करना। अनुच्छेद 39 के क्रम में पुरुष या स्त्री को समान रूप से जीविका के पर्याप्त साधन प्राप्त करने का अधिकार देना। अनुच्छेद 39 के अनुच्छेद 39 ख में समुदाय के भौतिक संसाधनों का स्वामित्व व नियंत्रण इस प्रकार हो जिससे सामूहिक हितों की सर्वोत्तम रूप में प्राप्त हो। क्लियर? एक बार फिर से आप लोग देख लीजिएगा। समुदाय के भौतिक संसाधनों का स्वामित्व व नियंत्रण इस प्रकार हो जिससे सामूहिक हितों की सर्वोत्तम रूप में प्राप्ति हो। आगे बढ़ते हैं। अनुच्छेद 39 घ पुरुषों व स्त्रियों दोनों को समान कार्य के लिए समान वेतन। अनुच्छेद 39 अड़ा में है पुरुष और स्त्री कर्मकारों के स्वास्थ्य व शक्ति तथा बालकों के सुकुमार अवस्था का दुरुपयोग न हो। अनुच्छेद 40 में ग्राम पंचायतों का गठन। 41 कुछ दशाओं में काम, शिक्षा व लोक सहायता पाने का अधिकार। 42 में काम की न्याय संगत एवं मनोवोचित दशाएं एवं प्रसूति सहायता। 43 कर्मकारों के निर्वाह मजदूरी आदि। आगे क्या दिया गया है? अनुच्छेद 43 के क में औद्योगिक प्रबंधन में कर्मकारों का भाग लेना। 43 ख सहकारी समितियों के स्वैच्छिक गठन, स्वायत्त संचालन, लोकतांत्रिक नियंत्रण एवं व्यावसायिक प्रबंधन को बढ़ावा देना। अनुच्छेद 44 सभी नागरिकों के लिए एक समान नागरिक संहिता। अनुच्छेद 45 में 6 वर्ष से कम आयु के बच्चों के निःशुल्क व अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान। अनुच्छेद 46 SC ST दुर्बल वर्गों के शैक्षिक व आर्थिक हितों का अभिवृद्धि। अनुच्छेद 47 पोषाहार स्तर और जीवन स्तर तथा लोक स्वास्थ्य में सुधार तथा हानिकारक नशीले पदार्थों के उपभोग पर प्रतिबंध। 48 में कृषि और पशुपालन में आधुनिक और वैज्ञानिक प्रणालियों का उपयोग करना। गायों, बछड़ों तथा अन्य दुधारू पशुओं के वध पर प्रतिबंध एवं उनकी नस्लों में सुधार के प्रयास करना। 48 के क में है पर्यावरण का संरक्षण व संवर्धन और वन तथा वन्यजीवों की सुरक्षा। 49 में है राष्ट्रीय महत्व के कलात्मक एवं ऐतिहासिक अभिरुचि वाले स्मारकों या स्थानों या वस्तुओं का संरक्षण करना। राष्ट्रीय महत्व के कलात्मक एवं ऐतिहासिक अभिरुचि वाले स्मारकों या स्थानों का या वस्तुओं का संरक्षण करना अनुच्छेद 39 में है। अनुच्छेद 50 कार्यपालिका से न्यायपालिका का पृथक्करण। अनुच्छेद 51 अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा की अभिवृद्धि। क्लियर? अब आगे बढ़ते हैं। यहाँ दिया गया मूल अधिकार कानूनी रूप से मान्य है जबकि नीति निर्देशक तत्वों को नैतिक एवं राजनीतिक मान्यता प्राप्त है। क्लियर? आगे इस वीडियो में हम लोग देखेंगे मूल कर्तव्य, जो कि अगले वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं। आई होप ये वीडियो पसंद आया होगा। एक रिक्वेस्ट है, अगर आप लोग नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को भी क्लिक कर लें और इसे शेयर भी किया करें। अगर पसंद आए तो इसे लाइक करें। और अगर बिहार दरोगा, बिहार पुलिस या फिर BPSC की तैयारी करते होंगे, प्रैक्टिस सेट लगाना चाहते होंगे, हमारा जो चैनल है एजुकेशन ब्रांच इसे सब्सक्राइब कर सकते हैं। और साथ साथ हमारे टेलीग्राम चैनल एजुकेशन ब्रांच बाय काल शर्मा, वहाँ बिहार दरोगा का प्रैक्टिस सेट आप लोग को प्रोवाइड करवाया जाता है, बिहार पुलिस का भी। तो आप लोग टेलीग्राम चैनल से भी जुड़ जाएंगे। आई होप मेरी बातें समझ गए होंगे। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।